हाँ जी, अगला जो हमारा रहेगा, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा सेकेंड पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं और सेकेंड में हमारा रहेगा कि बाग बगीचों में पीएचडी में, बाग है बगीचों में, बाग में बगीचों में पीएच का मान, किसका मान, पीएच का मान, बाग में बगीचों में पीएच का क्या मान होना चाहिए। तो देखिए आप सभी को बताइए कि नॉर्मली जो हमारे बागवानी होती है, कृषि होती है, यानी क्रॉप्स की वगैरह की जो मिट्टी होती है, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो मिट्टी यूज होती है, बागवानी के लिए जो मिट्टी यूज होती है, उस मिट्टी की हमें पीएच ज्ञात करवाना पड़ती है। ठीक है जी। और उस पीएच को ज्ञात कराने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी फसलें कितनी ज्यादा उपजाऊ हो सकती हैं। अगर हमें अपने खेत की पीएच का मान पता नहीं है तो हम एक अच्छी उपज लेने में क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो हमें अच्छी उपज के लिए अपने बाग बगीचों की, अपने खेत की मिट्टी की क्या करवानी चाहिए, पीएच जांच करनी चाहिए या पीएच जांच करवानी चाहिए। अब जब पीएच जांच हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा हमारे खेत की मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय है या क्षारीय, इसका अगर हमें पता लग जाए तो हम उसी के विपरीत, जैसे मान के चलिए हमारे खेत की जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रवृत्ति की है, और अम्लीय प्रवृत्ति की है तो हम उसमें क्या डाल सकते हैं, क्षार डाल सकते हैं। और क्षार डालने के बाद हमारी मिट्टी क्या करेगी, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, न्यूट्रल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम आराम से खेती कर सकते हैं। हमारे अगर खेत की मिट्टी क्षारीय है तो हम उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालेंगे जिससे वो उसकी क्षारता कम हो जाए। तो सीधी सी बात यही है कि पीएच बाग और बगीचों में पीएच का यही महत्व है कि उपजाऊ फसल लेने के लिए हमें अपने क्या करनी चाहिए, पीएच ज्ञात करानी चाहिए। और पीएच ज्ञात कराने के बाद हम स्वस्थ पौधे क्या करा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और स्वस्थ पौधे कब विकसित होंगे, जब हमारी पीएच संतुलित होगी। अगर पीएच का मान घटता या बढ़ता है तो हम उसे संतुलित कर सकते हैं। तो ये हमारा बाग बगीचों में जो सेकंड पीएच रहेगी, तो जो आपका दैनिक पॉइंट है वो ये रहेगा। ठीक है, तो दैनिक पॉइंट में आप लिख सकते हो हमारे बाग बगीचों, बाग बगीचों एवं कृषि भूमि, कृषि भूमि में पीएच को संतुलित बनाए रखना, बनाए रखना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि व अच्छी उपज, अच्छी उपज का कारण बनती है, कारण बनती है। ठीक है, बनती है। अब आपको पता लग गया कि भाई हमारे बाग बगीचे एवं कृषि भूमि में पीएच को संतुलित बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो उपजाऊ भूमि वह अच्छी उपज का कारण बनती है। ठीक है, एवं या लिख सकते हो पौधों जो स्वस्थ पौधों के
विकास में सहायक है। तो हमारे बाग बगीचे में कृषि भूमि में पीएच को संतुलित बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो उपजाऊ भूमि में अच्छी उपज का कारण बनती है, जो स्वस्थ पौधों के विकास में सहायक है। ठीक है जी, तो इतनी बात आपको बता लगी कि बाग के बगीचे में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि हमें अपनी मिट्टी को भी क्या रखना है, संतुलित रखना है। ठीक है जी, और तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में किसका महत्व रहेगा, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। ठीक है जी, तो पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ये बात हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलो हमारा तीसरा पॉइंट, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। पीएच का महत्व है, तो पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ये हमें पता रहना चाहिए। अब देखिए, आपको पता होगा ये बड़ी रोचक घटना है कि कई बार हमें ये देखने को मिलता है और हमने सुना भी है कि हमारे जो अमाशय है, हमारे अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हमारे इस अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हम देख सकते हैं हमारे उदर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में बिना नुकसान किए हुए हमारे पाचन में सहायक होता है। हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, हाइड्रोक्लोरिक हमारे शरीर के अंदर रहता है और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। देखो, नुकसान न पहुंचाते हुए भी वो हमारे शरीर में क्या करता है, पाचन क्रिया में सहायक है। अब पाचन क्रिया में जब सहायक है तो आपको कई बार देखा होगा अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अपच की स्थिति में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो बढ़ती है तो देखिए उत्पन्न होती है, तो हमें दर्द और जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। दर्द और जलन का क्या होता है, हमारे शरीर में अनुभव होता है। भाई दर्द और जलन क्या होती है, महसूस होती है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। अब एंटी एसिड होते क्या है जी, इनको प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल का मतलब होता है अम्ल का विरोध करने वाला, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको खाने पर हमारे शरीर की अम्लता क्या हो जाती है, कम होने लगती है, और अधिक के मिलेंगे तो अम्लता उदासीन हो जाएगी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पाचन तंत्र में भी पीएच कम है। तो और आजकल लगभग लोगों को आपने देखा होगा पाचन तंत्र से संबंधित ही शिकायतें हैं। आपने नाम सुना होगा, हमें एसिडिटी हो गई है ना, हमें गैस्ट्रिक हो रही है, हमें एसिडिटी हो रही है। किसकी स्थिति है, अपच की स्थिति है। अपच की स्थिति में ही ऐसा होता है। पहले इसका इलाज होता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है कि 2 प्रति अम्लों के नाम बताइए, तो आप कह देते हैं कि सर 2 प्रति अम्लों के नाम में पहला नाम है कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दूसरा नाम पूछे तो बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते। तो ये हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या है, महत्व है। अब देखो, तो हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में बिना नुकसान किए बिना नुकसान किए हुए पाचन क्रिया में सहायक है। तो भाई पाचन क्रिया में सहायक है। और देखो आपको कई बार पूछता भी है यहाँ से सहायक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है। ये पूछ लेगा कि आपके शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, आपके उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका कार्य क्या है ना। एक कार्य तो देखो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। पहला कार्य क्या है इसका, ये पाचन क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। किसी भी भोजन को पचाने, आपने सुना भी हो, पढ़ा भी है, जैव प्रकरण वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया में जब हमारी ग्रास नलिका से होते हुए जब भोजन आमाशय में जाता है तो 2 या 3 घंटे वो उस मीडियम में पड़ा होता है, उस माध्यम में पड़ा रहता है, अम्लीय माध्यम में, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि उसके जो जब हम भोजन को देखिए कई बार बिना हाथ धोए या बिना हाथ धोए हुए हम भोजन कर लेते हैं, या कई बार भोजन में ही कोई विकृति होती है या जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो जब हमारे साथ भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं वो HCl में जाते ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जाते ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब नष्ट हो गए तो भोजन क्या हो गया, प्योर हो रहा है, साफ हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि भोजन कई दिनों तक हमारे शरीर में पड़ा है, तो अगर हमारे उदर में पड़ा हुआ है तो भोजन सड़ता नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरी बात क्या है, यह पाचन क्रिया में क्या होता है, सहायता करता है, भोजन को पचाने में भी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व आपके समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में बिना नुकसान किए हुए पाचन क्रिया में सहायक होता है। क्या होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। तो अपच की स्थिति में ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता है अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि के कारण वृद्धि हो जाती है जिस कारण जिससे हमारे उदर में जलन व दर्द अनुभव होता है। क्या होता है, जलन व दर्द का अनुभव होता है। देखिए जब हमारे शरीर में, आपने देखा होगा हम पार्टी वार्टी में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा भोजन खा लेते हैं या ऑयली भोजन या वैसा भोजन खा लेते हैं, और उस भोजन के कारण हमारे शरीर में दर्द और जलन का अनुभव होता है, ठीक है। इस दर्द से दर्द व जलन से, ठीक है, जलन
राहत पाने के लिए, राहत पाने के लिए, राहत पाने के लिए हम राहत पाने के लिए हम एंटी एसिड, हम प्रति अम्लों यानी एंटी एसिड का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। एंटी एसिड का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं और एंटी एसिड का प्रति अम्लों का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, अधिक मात्रा में उपयोग करने पर अम्लता के प्रभाव में उदासीनता आने लगती है, उदासीनता आ जाती है, क्या आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए पाचन तंत्र में अगर पीएच के महत्व के बारे में पूछे तो अपने को जो भी हम अपने संग जो घटित बात होती है वो अपने ध्यान में रहनी चाहिए कि उधर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और हमारे शरीर में बिना नुकसान किए हुए पाचन क्रिया में सहायक है, अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारे उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इससे दर्द व जलन से राहत पाने के लिए हम प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। प्रति अम्लों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर अम्लता के प्रभाव में उदासीनता आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे किसका प्रभाव हो गया, अम्ल के पाचन तंत्र में पीएच का क्या हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा पीएच परिवर्तन। ठीक है, मुख में पीएच परिवर्तन। ठीक है, तो मुख में पीएच परिवर्तन मुख में पीएच परिवर्तन। ठीक है जी, मुख में किसका परिवर्तन होना चाहिए, पीएच का परिवर्तन। अब देखिए मुख में पीएच परिवर्तन से ये लिख देना, से परिवर्तन से दंत क्षय। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारा जो दांतों का एक पीएच मान होता है, हमारे दांत भी एक पीएच मान पर रह सकते हैं या रहते हैं, और यदि ये पीएच मान कम हो जाए, अम्ल में आ जाए, तो हमारे जो दांत हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं या टूटने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, रात्रि में भोजन खाते हैं और भोजन खाकर सो जाते हैं। ठीक है, ब्रश वगैरह नहीं करते, तो कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे
मुख में या बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है और साथ साथ हमारे दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, इसका रीजन ये है कि मुख में पीएच परिवर्तन हो रहा है और पीएच परिवर्तन से क्या हो रहा है, दंत का क्षय हो रहा है। इसीलिए हम देखिए दंत मंजन करते हैं, क्योंकि दंत मंजन एक क्षारीय पदार्थ है और क्षारीय पदार्थ होने के कारण में हमारे मुख की अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, तो हम मुख के पीएच के बारे में बात करेंगे। तो मुख में पीएच में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या दंत क्षय में क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि मुख में पीएच का मान 5.5 से कम, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। देखिए मुख में पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो तो हमारे दांतों का क्या हो जाता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगेगा। अब जब क्षय होने लगेगा तो इसका मतलब हुआ कि मुख में किसकी मात्रा बढ़ रही है, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ रही है, अम्ल की मात्रा। ध्यान रखिए दांत ठीक है, दांतों दांत पर इनेमल दांत पर इनेमल यानी दंत वलक, दंत वलक, दंत वलक। ठीक है, क्या रखेंगे, दंत वलक। ठीक है, किसका बना होता है दंत वलक, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। दंतवलक पर इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप होता है जो शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। ठीक है जी, जो शरीर का क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, उपस्थित है बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, जीवाणु भोजन के बाद
अवशिष्ट शर्करा व, देखिए अवशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थ, अवशिष्ट खाद्य पदार्थ को निम्नीकृत करके, आपको पता है निम्नीकृत का मतलब समझ में आता होगा, निम्नीकृत का मतलब होता है उसको छोटे छोटे सलामों में तोड़कर, निम्नीकृत करके अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, निम्नीकृत करके अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, जिससे दंत का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तो जिससे दंत का क्षय हो जाएगा, क्षरण प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, इसे इसकी अम्लता को उदासीन करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सावधानी होगी तो मुख में पीएच परिवर्तन सिद्धांत में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको पता चल गया।